मंदसौर में किसान मारे गए, उन पर गोलियां चलाई गई तो किसानों का एक समूह अब हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कहीं गाड़ियां जलाई जा रही हैं तो कहीं बस फूंकी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अलग अलग राजनीतिक दलों को भी अपनी बंद पड़ी राजनीति की अंगीठी को जलाने का परफेक्ट ईंधन मिल गया है। कोई सोशल मीडिया से तो कोई मंदसौर पहुंचकर किसानों को अपना सबसे बड़ा मसीहा साबित करने की कोशिश में जी जान से लग गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अकेली घटना भर है या किसानों की लगातार होती अनदेखी और दुर्दशा का नतीजा। इस कृषि प्रधान देश में जब करोड़ों लोगों को अन्न देने वाले किसान के बच्चे भूखे सोने को मजबूर हों और भूखे बच्चों को देखकर किसान अपनी जान देने को मजबूर हो, तो क्या आज जो हो रहा है वो होना तय नहीं था क्या? सवाल है कि आखिर क्यों इस कुचक्र में फंस गया है देश का किसान। हम कितनी भी मंदसौर की बात कर लें या विदर्भ की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, यह चर्चा तब तक पूरी नहीं है जब तक किसानों के अपने अर्थशास्त्र पर आप नजर न डालें। आजादी के 70 साल बाद भी किसान कंगाली की हालत में जीने को मजबूर हैं। अच्छे दिन तो छोड़ दीजिए, उन्हें उनका वाजिब हक तक अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकारें बड़े बड़े दावे जरूर करती है लेकिन होता कुछ नहीं है। किस तरह उनके साथ लगातार छलावा हो रहा है, देखिए। नेता कहते हैं सत्ता में आए तो कर्ज माफ होगा। आरबीआई गवर्नर कहते हैं इससे वित्तीय घाटा बढ़ेगा। एसबीआई कहती है इससे अनुशासन खराब होगा। तो सवाल है कि फिर किसानों से ऐसे वादे किए ही क्यों जाते हैं जिन पर अमल करना सरकारों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र की सियासत को समझना होगा। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ये पुरानी रवायत रही है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने शासित राज्यों को मदद करना तो चाहती है, लेकिन गैर शासित राज्यों से नैतिक दबाव ना बढ़े, इसलिए वो कर्ज माफी के मुद्दे को राज्यों की सरकार पर ही छोड़ देती है। पहले भी ऐसा होता रहा है, इस बार भी संकेत इसी बात के दिए गए हैं। यानी अगर कर्ज माफ करना है तो राज्य सरकार अपने बूते करे। तो सवाल है कि भारी भरकम कर्ज माफ होगा कैसे? मौजूदा वक्त में करीब 17 राज्यों पर कर्ज का बोझ सबसे ज्यादा है। इस बात की तस्दीक खुद रिजर्व बैंक कर चुका है। केंद्र का नियम ये कहता है कि कोई भी राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 3% तक कर्ज ले सकता है। दूसरे शब्दों में किसी भी राज्य का वित्तीय घाटा यानी आय और व्यय का अंतर जीएसडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर देश के बड़े राज्यों पर नजर डालें तो 2015-16 में उत्तर प्रदेश का वित्तीय घाटा 5.6%, राजस्थान का वित्तीय घाटा 10%, हरियाणा का 6.3%, बिहार का 6.9% और मध्य प्रदेश का 3.9% था। ऐसे में राज्यों के लिए पूरा कर्ज माफ करना आसान काम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर करीब 2600 अरब रुपए का बोझ पड़ सकता है। ऐसे में महंगाई बढ़ने का खतरा है और अगर महंगाई दर बढ़ी तो ब्याज दर में कटौती का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अगर एक नजर डालें कर्ज माफी से राज्यों पर बढ़ने वाले बोझ पर, तो यूपी में जहां 36,000 करोड़ रुपए का बड़ा बोझ है, वहीं महाराष्ट्र में कर्ज माफी की स्थिति में 30,000 करोड़, कर्नाटक में 52,000 करोड़, पंजाब में 72,700, गुजरात में 24,000 करोड़ और मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है अगर पूरा कर्ज माफ हुआ तो। साफ है ये राह इतनी आसान है, लेकिन सवाल सिर्फ कर्ज माफी का ही नहीं है। आजादी के इतने बरस बाद भी किसानों के लिए ठोस नीतियां बनी हुई हैं और उसी का नतीजा है कि बैंक से लेकर साहूकार और नेता सभी किसानों का सिर्फ शोषण करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्ज माफी के अलावा किसानों की जो दूसरी मांगे हैं उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए। मसलन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होने से लागत मूल्य की 1.5 गुना कीमत किसानों को मिल सकती है। इतना ही नहीं, करीब 70% किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है।
ऐसे में अगर उन्हें सिंचाई के लिए साधन दिया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। इसके अलावा अगर फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो तो न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि बिचौलियों से भी राहत मिलेगी, और अगर ये हुआ तो उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब सरकारों की नीयत और नीति ठीक हो, क्योंकि इससे पहले देश को कई ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिनकी पहचान धरती पुत्र के तौर पर थी, लेकिन फिर भी किसानों की दशा नहीं सुधरी। जाहिर है ये सिर्फ वोटों की फसल बनकर रह गए। बिल्कुल, किसान वोटों की फसल बनकर रह गए हैं और यही शायद वजह है कि लगातार राजनीति का एक जरिया बने रहते हैं। तो फिर क्यों इनकी समस्या खत्म हो? जिस दिन समस्या खत्म होगी तो फिर राजनीति की दुकान कैसे चल पाएगी? ये भी एक बड़ी समस्या है। कई मेहमान हमारे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। नरेश सिरोही हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। अमरनाथ अग्रवाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अफजल अब्बास हैं, जेडीयू के नेता हैं। प्रोफेसर सुधीर कुमार हैं, अध्यक्ष है किसान जागृति मंच के। और उर्मिलेश जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेश जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। आप किसानों का पक्ष भी जानते हैं, पार्टी का पक्ष भी जानते हैं। आप मुझे बताइए कि आज जो मंदसौर में हो रहा है उसका असली दोषी किसको मानते हैं? देखिए, किसान लंबे समय से बहुत परेशान है। उसके सर पे बहुत बड़ी कर्ज की गठरी रखी हुई है। उसके जो फसलों के दाम है वो उसको नहीं मिल रहे। उसके कारण उसमें जो विपन्नता है, उसके बच्चों की जो बेरोजगारी है, वो सबसे बड़ी दोषी तो वही है कि जो उसकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसमें जो पूरा मध्य प्रदेश का आंदोलन है, इसमें किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उसमें घुस के उस पूरे आंदोलन को खराब किया। इसमें हमको पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विचार करने का है, क्योंकि लंबा समय हो गया, किसान अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतने किसानों ने आत्महत्या की है, इतने किसान रोज मरने से ज़्यादा बदतर स्थिति में रहते हैं। तो इसमें सबको मिल बैठ के विचार करना चाहिए। कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया कि किसान अपना जो कांग्रेस का विधायक है वो उनको भड़का रहा है और अपने साथ लोगों को ला के आगजनी करा रहा है। किसान आंदोलन में मैं लगातार लगभग 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। टिकैत साहब के साथ हम लोग थे, हमने बहुत सारे आंदोलन किए। किसान कभी हिंसक नहीं होता। किसान के सामने जो पुलिस वाला खड़ा होता है तो किसान ये सोचता है कि ये मेरे किसी घर का भाई है, किसी का बच्चा है, किसी का भतीजा है। किसान कभी भी पुलिस पे वार नहीं करता। तो उसको जानबूझ के जो है जिस असामाजिक तत्वों ने आके इस पूरे आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया है। और मैं सारे किसान आंदोलन से जो जुड़े वहां नेता हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। उनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो हिंसा का सहारा ले। तो मैंने एक अपील भी डाली थी कि भाई सब इस पे ध्यान रखें और आसपास के अपने जो आंदोलन में किसान हैं वहां उनका वीडियो भी बनाए ताकि उन असामाजिक तत्वों की पहचान हो सके। ठीक है जी जी। प्रोफेसर सुधीर कुमार हमारे साथ, एक बार उनके पास है कि अपने इस आंदोलन को खराब ना हो। जी, आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां बरगला रही हैं, भड़का रही हैं, लेकिन एक बात देखिए और भी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भूखा है और किसी ने जाके उसको बरगला दिया, ठीक है, बरगलाने वाले का दोष तो वो है ही, लेकिन जिसने भूखा रखा उसके दोष को आप कम नहीं आंक सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का, कम से कम बीजेपी सरकार जो राज्य में है, उसका मिसमैनेजमेंट पूरा हुआ इस मामले में, तभी बाकी दलों को मौका मिल रहा है अगर आज राजनीति हो रही है तो। प्रोफेसर सुधीर कुमार हमारे साथ हैं। सुधीर कुमार, आप कितना अग्री करते हैं जो नरेश जी कह रहे हैं कि वहां पर समस्या जो है वो खत्म हो चुकी थी, मामला सुलझ चुका था, लेकिन पार्टियां जाकर बरगला रही हैं? नहीं, यदि ये तो खुद सिरोही जी भी मान रहे, लंबे समय तक वो किसान संघर्ष से जुड़े रहे, कि यदि सरकार किसानों की बात मानना या मानने की जरूरत है तो आंदोलन खत्म हो सकते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो मामला है वो भले ही उसमें जैसा आरोप कर रहे कि कोई दूसरे असामाजिक तत्व हैं या हिंसक तत्व हैं, लेकिन सिरोही जी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी ये बताए कि जो चुनाव में वायदे किए थे इन लोगों ने, उनका क्या हुआ। ये अलग बात है कि आंदोलन कैसे चल रहा, हिंसा हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कौन सी मांगे मानी गई थी और कौन से वायदे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। अभी सिरोही जी कह रहे थे कि किसान की हालत खराब है, इस बात को सब एग्री करते हैं और सब लोग
जितनी भी हमारी राजनीतिक दल है सब जानते हैं कि किसान की स्थिति कैसी है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है, या जैसे ही सरकार में आते हैं तो चीजें दूसरी तरफ चली जाती हैं। किसान की आमदनी कम है, जो मूल्य आयोग है हमारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वहां पे जो तरीका है फसलों के दाम निर्धारित करने का वो गलत है। उसके ऊपर फिर जी उर्मिलेश जी आपके पास आऊंगा। वो किसान जो भी हो रहा है, अपनी फसल का मूल्य जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है, वो उनको पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। वादा किया था बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले कि लागत से 1.5 गुना ज्यादा आपको मिलेगा, उस पर तो माफ कीजिएगा कोई बात करने को तैयार नहीं है। पिछले कई शोज मैंने किए किसानों के मुद्दे पर, कोई ठीक से इस पर बोलने को तैयार नहीं है। उर्मिलेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जो भी हो रहा है, राजनीति हो रही है, ये दिखाई भी दे रहा है, कम से कम अब जाकर इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। पहले कैसे भड़का वो जांच का विषय है, अब राजनीति जमकर हो रही है, हर पार्टी इसमें कूद गई है अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि इस देश में किसान राजनीति का मोहरा बन क्यों गया है? आखिर क्या वजह है? कभी सत्ता में आने के लिए उनको वादे किए जाते हैं, उसमें वो आ जाता है, वोट मिल जाता है, सरकार भी बन जाती है, बाद में क्योंकि वो फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं पाता, और अब जब ऐसी घटना हो जाती है तो फिर बाकी सारी पार्टियां कूद जाती हैं। तो बार बार किसान जो है राजनीति का मोहरा क्यों बनता है इस देश में? नहीं, किसान को राजनीति का मोहरा नहीं बनना चाहिए, राजनीति का ध्वजवाहक बनना चाहिए। क्या इस देश में ठेकेदारी और बपौती केवल कारपोरेट की है, सिर्फ व्यवसायियों की है, सिर्फ बड़े लोगों की है कि वो राजनीति करेंगे और राजनीति के अपने मोहरे रखेंगे? अगर किसान किसी पॉलिटिकल थॉट से, किसी पॉलिटिकल विचारधारा से, अगर पॉलिटिकल नजरिए से वो कृषि संकट को हल करने की कोशिश कर रहा है तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। अगर राजनीति को से भागने की क्यों जरूरत है? राजनीति सही होनी चाहिए। इसलिए मैं इस विचार को, इस तरह के सुझाव को सिरे से खारिज करता हूं कि किसान को राजनीति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए जब देश में पूरे समाज की नियति राजनीति तय कर रही हो। क्यों राजनीति से बाहर जाएगा? सिर्फ कारपोरेट राजनीति करेगा, सिर्फ अंबानी अदानी राजनीति करेंगे, ये क्या मतलब है? पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं अपनी बात रख रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते रख रहा हूं। मेरा यह मानना है कि जो लोग कह रहे हैं कि किसान हिंसक हो गए या उसके बीच में उपद्रवी कुछ चले गए, ये सिरे से ये गलत बात है। पहली बात यह है कि अगर किसी ने हिंसा की है तो उसका नाम है स्टेट पावर। मध्य प्रदेश में जो राज्य सत्ता जो चला रहे हैं लोग, हिंसा उन्होंने की और कराई है। हिंसक पुलिस है, और गजब की स्थिति है कि वहां का कोई एक मंत्री है जो गृह मंत्रालय को संभालते हैं। उन्होंने पहले दिन और लगातार कई घंटे तक टेलीविजन चैनलों पर और मीडिया पर कहा कि पुलिस ने गोलियां ही नहीं चलाई। अब जाकर राज्य सरकार ने एक्सेप्ट किया है। भारत के इतिहास में 1947 के बाद ऐसा मंत्री मैंने नहीं देखा जो गृह मंत्रालय संभालता हो किसी सरकार का और रोज खुलेआम झूठ बोल रहा हो कि पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई। तो गोलियां क्या आकाश से आ गई? किसान अपने आप मर गए? उनके अंदर जिन राइफलों से गोलियां गई, जिनसे उनके शरीर खत्म किए गए, जिससे उनको मारा गया, क्या वो अपने आप आ गई? इस तरह के झूठ को प्रचारित करके राज्य सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी गिराई है। और सच बात तो यह है कि अगर विपक्ष नाकारा ना होता तो ये भी उसको करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग भड़का रहे हैं, अरे साहब, अगर आप मैं कांग्रेस का भी आलोचक वैसे ही रहा हूं जैसे भाजपा की गलत नीतियों का हूं आज। देखिए, कांग्रेस के पास अगर इतनी अकल, इतनी समझ और इतना कमिटमेंट होता, इतना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता तो ये स्थिति ही नहीं आती। आप कह रहे हैं कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस क्या, अरुणाचल में अपनी सरकार, मणिपुर में अपनी सरकार, गोवा में अपनी सरकार, सब तो सरेंडर किए जा रही है। और कांग्रेस जिस दुर्दशा के दौर में है वो आप उसको और ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सारा कुछ वो कर रही है। हास्यास्पद है। और यह बताता है कि बीजेपी किसानों के मसलों को, बीजेपी लेड सरकार किसानों, और बुनियादी तौर पे किसान केवल मध्य प्रदेश में नाराज नहीं है। आप उत्तर प्रदेश जाकर देख लीजिए कितना नाराज है इस समय किसान। जी क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कांग्रेस से भी कमेंट लेते हैं। महेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं। महेंद्र नाथ जी, इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे कि अब कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है और भड़का रही है किसानों को? अमरनाथ जी, देखिए, आप कितनी संवेदनहीन है ये भारतीय जनता पार्टी, इसकी मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार।
आपको याद होगा, सबसे पहले तो मैं इस बात की निंदा करता हूं कि राहुल जी अगर किसान की जिनकी हत्या इस सरकार ने की है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर विपक्ष पे आरोप लगाए जाते हैं तरह तरह के। अरे विपक्षी दलों का हमारा जिम्मेदारी है कि जनता के ऊपर कोई भी अत्याचार होगा तो उसमें हम निश्चित जाएंगे। आपको मैं इस सरकार की संवेदनहीनता पहले बताना चाहता हूं। आपने बुंदेलखंड का नाम लिया था, एक आपको याद होगा इन्होंने खाली पानी की ट्रेन भेजी थी। उसके बाद अब आप आइए मध्य प्रदेश में, यह आज से कई समय से कई सालों से वहां संतरे का किसान 5 रुपए किलो संतरा बेचने को परेशान है, उसको उपज ट्रांसपोर्ट तक नहीं मिल पा रहा था, वो आंदोलन चल रहा था। इंदौर के आलू का किसान आंदोलनरत था। आज जितनी वहां पे मंदसौर में घटना हुई उसमें कहा गया कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये साफ साफ सरकार झूठ बोल रही है और उसके बाद दूसरों पे आरोप लगा रही है। एक झूठ सबके सामने आ गया, सिद्ध हो गया। आपने देखा होगा कि देवास का एसपी बाकायदा खड़े होकर पुलिस वालों को कहता है कि इतना पीटना कि कोई खड़ा ना हो पाए, ऐसा लग रहा था वो किसान नहीं है, वो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। आप उसके इतनी संवेदनहीनता के बाद अब उस आरोप पर आइए अमरनाथ जी, ये कहा जो जा रहा है बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस भड़का रही है। भरोसे को पूरा आप नहीं करेंगे, जिम्मेदारी दूसरी सरकार दूसरे विपक्ष पे लगा देंगे आप। उत्तर प्रदेश में आप कर्जा माफ करते हैं, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। 2 करोड़ 38 लाख किसान। चलिए माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे। अफजल अब्बास हमारे साथ हैं। अफजल, इस पूरी कहानी में अगर आप निष्पक्ष होकर अपनी बात रख सकें कि इस पूरी कहानी में विपक्षी दलों का जो रोल अब रहा है और जो दिखाई दे रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि बाकी पार्टियां अब इस समस्या को कंट्रोल करने में क्या कहीं कुछ पॉजिटिव भूमिका निभा पा रही हैं? देखिए, जिस तरह से किसानों की 5 से 6 किसानों की हत्या हुई है, वो निर्मम हत्या हुई, बाकी शर्मिंदा करने की बात है। सरकार उनकी है, बाकी उर्मिला जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनको बड़े गौर से सुन रहा था, मेरे बड़े भाई की तरह है। जितनी बातें उन्होंने की मैं उनकी 100% मैं सहमत हूं। ये नहीं कि वो मेरे पक्ष की बात कर रहे हैं इसलिए और बीजेपी के खिलाफ बक रहे हैं। सरकार आपकी है, वहां किसान मारे जा रहे हैं। पहले इतिहास उठा के देख लिए 3 साल का, अब तक की जो भी घटनाएं घटी, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो किसानों के माफ की बात होती है। बंबई में किसान जब आत्महत्या करते हैं तो वहां बात नहीं हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी की मानसिकता बताती है कि जहां मुझे वोट लेना होगा तो वहां हम किसानों की भलाई की बात करेंगे या फिर वोट लेंगे बैठ जाएंगे। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान का किसान धर्म की बात नहीं है, किसी भी मजहब का मानने वाला किसान एक जाति है और उस जात के उसकी समस्याओं का समाधान करना सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता था। लेकिन जो इस तरह से घोर हत्याएं हुई है और सबको मिलजुल के ये इनकी नाकामी को पूरे विपक्ष को एक होके बीजेपी सरकार के किसानों के खिलाफ जो ये हथकंडा अपना रहे हैं उनको सबको एकजुट होके करना चाहिए। मैं समझता हूं राहुल गांधी, शरद प्रसाद यादव जी, सारे पार्टी के लोग वहां भी गए हैं और मैं समझता हूं कि ये चिंगारी उभरी है और पूरे हिंदुस्तान पे किसानों की समस्या को लेके सब एकजुट होंगे और होना भी चाहिए। पार्टी से हट के इस मुद्दे को उठा के नहीं तो अफजल भाई ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अफजल भाई जब आप ये कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर पूरे देश के किसानों को एक होना चाहिए, मंदसौर के मुद्दे को लेकर पूरे देश के किसानों को एक होना चाहिए, तो क्या यही वो वजह नहीं कि इस तरह के बयानों से यह आरोप लगता है कि आप देश के पूरे किसानों को भड़काना चाह रहे हैं ताकि एक मौका मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हक मांगने में हम एकजुट हो जाए तो ये भड़काने क्या बात है। अब ये इल्जाम लगा के कांग्रेस के नेता ने ऐसा कह दिया, इन लोगों के बयानात उठा के देखिए जिस तरह के बयानात बीजेपी के लोग करते हैं। ठीक है, इसका कमेंट लेते हैं। उर्मिला जी, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? अगर इसी तरह के स्टेटमेंट आते रहेंगे तो ये समस्या और बड़ी नहीं हो जाएगी? आज 5 किसान मारे गए हैं, अगर पूरे देश के किसान इनकी बात सुनकर एकजुट हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और इसी तरह सरकारों के खिलाफ मोर्चा ही खोलते रहेंगे, तो क्या वाकई में उनकी समस्या सुलझ पाएगी? यह मामला और बढ़ जाएगा। मैं हिंसा की बात नहीं, अपनी मांग लोकतंत्र में अपनी बात को मांगने के लिए देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ठीक है, लेकिन वक्त और तरीका उसका अलग होना चाहिए। और उर्मिला जी, मेरा ये मानना है, आप क्या मानते हैं इस मामले पर? नहीं, देखिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में किसान सबसे ज्यादा उपेक्षित है। अगर देखा जाए, अगर आज के तारीख में देखिए करीब 20 साल में 3.5 लाख किसानों ने इस देश में आत्महत्या की है। 3.5 लाख। भारतीय मीडिया ने भी उसको ठीक से कवर नहीं किया। हम लोग भी गुनाहगार हैं। हम लोग
कमिश्नर का कुत्ता खो जाता है तो घंटों लाइव चलाते हैं। आजम खान की भैंस खो जाती है तो भी चला देते हैं। न जाने क्या क्या टेलीविजन पर आजकल चलता है। लेकिन इस देश में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है 20 वर्ष पिछले 20 सालों में। मध्य प्रदेश के बारे में जो मुझे आंकड़ा है, मैं नहीं जानता कि अधिकृत है कि अनधिकृत है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2000 किसानों ने 2016 में आत्महत्या की है। पूरे देश में 2015-16 में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़, जिसके बारे में कहा जाता है कि धान का कटोरा है कुछ इलाका, वहां पे किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही संगीन है। मेरा यह कहना है, ये सिर्फ बीजेपी का राज्य का मामला नहीं है, कांग्रेस के राज्य का मामला नहीं है, ये किसी पार्टीजन व्यू से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। हालत यह है कि एग्रेरियन अनरेस्ट इस देश की एक बड़ी असलियत है आज, और उसके लिए स्वामीनाथन आयोग ने जो बात कही, स्वामीनाथन साहब देश के बहुत ही बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्होंने देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है। लंबे समय तक वो राज्यसभा में सभी सरकारों को वो सलाह देते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यहां सरकारें, चाहे जिस पार्टी की भी आती हो, कारपोरेट झुकाव से इतनी ग्रस्त रहती हैं कि कारपोरेट के लिए तो सब कुछ वो मुहैया कराती हैं, किसान के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसी स्थिति में देखिए, किसान के बच्चे आज हायर एजुकेशन तक में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार ने एजुकेशन का इस कदर प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। एक जमाना था, हम भी किसान के बेटे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं तो मुझे वो दर्द है। हम जब पढ़ते थे बचपन में, तो हमारे गरीब किसान के बच्चे भी यूनिवर्सिटीज में आ जाते थे। IITs तो कम थी उस दौर में, MBBS की परीक्षा में, इंजीनियरिंग में आ जाते थे। आज किसान का बेटा IIT और MBBS नहीं हो सकता, बशर्ते कि वो बड़ा कर्ज न ले, और कर्ज अगर उतार नहीं पाता है तो आत्महत्या न करे, क्योंकि हायर एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है। पहली बात, आंकड़े हैं, कुछ और आंकड़े हैं। मैं एक सेकंड में तुरंत जल्दी मैं अपनी बात कह दूं। और दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए, अब देखिए, कारपोरेट के लिए तो न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिक्की है, एसोचैम है, न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसानों के पास कोई फोरम नहीं है। अलग अलग संगठन है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, किसी। मेरा ये कहना है कि किसानों का इस देश में राष्ट्रव्यापी कोई संगठन अभी तक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को, चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, एक ऐसा कमीशन जरूर बनाना चाहिए इसके लिए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव ढंग से किसानों के मामलों के एक्सपर्ट्स को केवल उसमें रखा जाए, पार्टीजन व्यू वालों को न रखा जाए, और वो जो रिकमेंडेशन दे सरकार उसके लिए मजबूर हो उसको लागू करने के लिए। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि स्वामीनाथन साहब के रिकमेंडेशन को मौजूदा बीजेपी सरकार ने नहीं माना, आखिर क्या वजह है? तो इस तरह के, मेरा कहना है, कोई कमीशन स्थायी बनाया जाए और जिसकी रिकमेंडेशन को सरकारें माने। चलिए, बिल्कुल माने, ये ज्यादा जरूरी है कि आयोग पहले भी बना, लेकिन मान कौन रहा है, बावजूद इसके कि मैनिफेस्टो में वादा किया गया, भले इस आयोग का नाम नहीं था, लेकिन कहा गया कि हम 1.5 गुना कर देंगे। मैं एक बार सुधीर कुमार जी के पास आना चाहूंगा। सुधीर कुमार जी, आज जो मामला है, कम से कम मंदसौर और मध्य प्रदेश को जब हम देखते हैं, लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है। आपके पास क्या कुछ पॉजिटिव सजेशंस है? इस वक्त क्या करना चाहिए कि किसान शांत हो सके इस वक्त? नहीं, जो किसान की जो मांग है, जो न्यायोचित मांग है, उन्हें मानना चाहिए। और मेरा तो दूसरा मानना है कि जो भाजपा की जो सरकार बनी, उसने सबसे पहला काम किया, जो मध्य प्रदेश में शिवराज जी गेहूं पे बोनस देते थे 100 रुपया प्रति क्विंटल, सबसे पहले वो खत्म किया। उसके लिए चिट्ठी लिखी मध्य प्रदेश सरकार को कि आप बंद कीजिए, वो बंद करना पड़ा। जबकि शायद शिवराज जी चाहते थे कि वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि बिचौलिए बंद हुए कहां? किसानों को वहां काफी फायदा था, वो बड़ी लोकप्रिय स्कीम थी। नहीं, वो 100 रुपया बोनस देती थी सरकार गेहूं पे, जो MSP है उसके ऊपर, और इसकी वजह से वहां गेहूं का उत्पादन भी बहुत बड़ा था। मैं एक बता रहा कि आपके कहने और करने में क्या फर्क है। दूसरा, जो भाजपा सरकार थी वो लेकर आई यहाँ पे भूमि जो अधिग्रहण अध्यादेश था, वो खैर किसान विरोधी था, इसलिए उसे वापस लेना पड़ा। तो जो किसान की जो सरकार है, उसकी कथनी और करनी में दिक्कत है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां आज आंदोलन ज्यादा दिखाई दे रहा हमें, वो 2 साल लगातार सूखे से जूझता रहा। वहां पे जरूरत थी सहायता की, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। और जो यूपी में जब चुनाव था, तब मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री, ने वायदा किया कि हम यहाँ पे किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उसी दिन ये तय हो गया था कि दूसरे जो राज्य हैं वहां से भी ये डिमांड आएगी।
तो ये पहले से सोच लेना चाहिए था कि जहां किसान संकटग्रस्त है वहां से ये मांग आने वाली, तो पहले से एक हमारा एक फाइनेंशियल रोड मैप होना चाहिए था कि हम किसानों की इस मांग को पूरा करें। जो भाई किसान पे कर्ज क्यों होता है? किसान पे कर्ज होता है जब उसका जो वो खर्चा करता है अपनी फसल को, जब उतना नहीं मिल पाता, या तो बाजार की वजह से, मौसम की वजह से, तो किसान के पास खर्च चला जाता है। मौसम भी एक बड़ा उसका अभी भी उपभोक्ता जो खर्च है वो सबसे कम है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेके हम फिर से लौटते हैं। सारे मेहमान बने हुए, लेकिन कई सारे सवाल है और कुछ आंकड़े भी आपसे हम शेयर करेंगे कि आखिर क्यों इस देश के किसान को देश में जो न्यूनतम आय लोगों के लिए तय की गई है उससे भी काफी नीचे कमाना पड़ता है। क्यों है ये दुर्दशा? इस ब्रेक के बाद। तो देश देख रहा है कि किस तरह से मंदसौर में जो हंगामा है वो बढ़ता जा रहा है और कई बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी अब वहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंदसौर हिंसा के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पीड़ितों से मिलवाने की व्यवस्था मंदसौर की सीमा पर ही कराई गई। कोई कारण नहीं दिया है, ये कहा है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही किया, अब मध्य प्रदेश में किया। किसान परेशान है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। आप गुनाहगार किसको मानते हैं? राहुल जी गुनाहगार नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ किसानों को गोली मिल सकती है। नरेश सिरोही हमारे साथ हैं। नरेश जी, आप क्या जवाब देंगे इस बात पर? पहली बात तो ये कि किसान मारे गए, उसकी जिम्मेदारी लेकर क्या कोई इस्तीफा देगा? उसके बाद गृह मंत्री जिसने ये कहा कि नहीं पुलिस ने नहीं गोलियां चलाई, बाद में हम मान रहे हैं कि गोलियां चलाई, क्या उन पर एक्शन होगा? एक्शन होगा कि नहीं होगा किसी पे? देखिए, डीएम और एसएसपी हटा दिए गए। वो झूठ गृह मंत्री ने बोला था, वो झूठ गृह मंत्री ने बोला था, झूठ गृह मंत्री ने बोला था। नरेश जी, नहीं, गृह मंत्री ने कहा है कि मुझे प्रशासन ने गलत सूचना दी, जिसके कारण मैंने कहा कि किसानों पर गोली पुलिस ने नहीं चलाई। ये बहुत इसलिए जो दोषी हैं उनको वहां से तुरंत हटा दिया गया। ये बहुत ही बचकाना एक्सक्यूज है। और सुनिए, इसमें जो भी और प्रशासन का जो भी दंडी अधिकारी इसमें जो है दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नेताओं का कभी दोष नहीं होता। और शिवराज सिंह की सरकार लंबे समय से जी नहीं, नेता दोषी होगा तो उसको भी सजा मिलेगी। नहीं, कैसे नहीं हो सकता कि नेता बच के निकल जाए? लेकिन सिरोही साहब, आपको सिरोही साहब सुनिए, अगर कोई भाई साहब, सिरोही साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि आप एक किसान जी बताइए, आप एक किसान कार्यकर्ता स्वयं हैं, स्वयं किसान परिवार से आते हैं, मैं निजी तौर पे आपको जानता हूं। बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी का गृह मंत्री मध्य प्रदेश में अफसरों के फीडबैक पर, जनता का फीडबैक नहीं लेता, सिर्फ 2 या 1 अफसर के फीडबैक पर बोलता है और लगातार बोलता है कि फायरिंग नहीं हुई, अब अंदर से कोई गोली चलाकर मार डाला किसानों को। व्हाट नॉनसेंस! इस तरह के आपने कलेक्टर को आपने ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया, जो भी तबादला किया आपने, इस गृह मंत्री पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये मध्य प्रदेश में शासन में किस तरह की आप वर्क कल्चर स्थापित कर रहे हैं? इंग्लिश में कहते हैं होली काऊ, नेता सारे होली काऊ होते हैं। अफसर को आपने पकड़ लिया क्योंकि वो उसका कोई माई बाप नहीं है, और आप एक नेता को फर्जी बयान देने के आधार पर इतना नृशंस बयान, इसको मैं मानता हूं नृशंस बयान, क्योंकि किसान मारे जा रहे हैं और नेता कह रहा है कि नहीं पुलिस ने गोली नहीं चलाई। कमाल की बात है भाई। चल ठीक है, अमरनाथ जी से बात नहीं हो पाई थी उस वक्त। अमरनाथ जी, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या होना चाहिए? देखिए, आप होना क्या चाहिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है
कि जो देश की जीडीपी आज 6% चली गई है, उसमें भी आपने देखा है कि उस जीडीपी में भी कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। जैसा अभी पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल जी भी कहते हैं, जब आप कॉर्पोरेट हाउस का 1.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो उन लोगों का जो देश की जीडीपी को रोके हुए हैं और उसको बनाने में काम कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ करने में आपको क्या दिक्कत आ रही थी? जिनसे वादा करके गए थे एमएसपी आप 1.5 गुना देंगे, उनको उस काम को पूरा करने में क्या दिक्कत आ रही थी? आपने देखा तमिलनाडु का किसान पेशाब पीकर चला गया, मोदी जी बात तक नहीं करने को तैयार हुए। आपने भी देखा है कि एक भी फूड पार्क पूरे मध्य प्रदेश में नहीं लगा है। 15 साल से एक किसान हितैषी सरकार अपने को कहते हैं, किसानों की हत्या करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमने नहीं की है। इनके निर्देश बगैर कोई एसपी और कलेक्टर गोली चला देगा आंदोलनरत किसानों पे? कोई घंटे भर का आंदोलन नहीं था, ये अचानक हो गया हो कुछ इंसिडेंट्स वहां पे। आपने देवास के एसपी का कल कई चैनलों पे दिखाया गया, बाकायदा पुलिस वालों को बाकायदा गाइड कर रहे थे और कह रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि पीट पीट के मारना है। इन सब बातों के बाद भी अगर ये सिरोही साहब कहें, ठीक है, लेकिन ऐसा ही काम दिग्विजय सिंह की सरकार ने भी किया था मुल्तई कांड में। आपको मैं बता रहा हूं, मुल्तई कांड में यही एक मिनट नहीं, मुल्तई कांड में ऐसा ही काम दिग्विजय सिंह की सरकार के समय हुआ था, माफ कीजिएगा अग्रवाल साहब, और उसमें जो हत्याएं हुई थी फायरिंग में। अच्छा, आपने कुछ किया, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर मुल्तई में कोई गलती हुई तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? अरे न, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मेरी बात तो आप कह रहे थे हमने कुछ किया ही नहीं साहब, एसपी और डीएम जिम्मेदार। अमरनाथ जी ये जो सवाल था वो मेरे पत्रकार की हैसियत से आपसे बात कह रहे हैं, किसान विरोधी है, अग्रवाल साहब, देश देख रहा है की दुर्दशा आप कॉर्पोरेट घरानों से चला रहे हैं। आज भी आप दाल और गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, यूं नहीं हुई है। आज भी आप दाल और गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, किसान के लिए दलालों को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, किसान का। अमरनाथ जी सुन तो लीजिए, अमरनाथ जी मेरी बात सुनिए, अमरनाथ जी एक मिनट। किसान विंग के कांड में एक किसान नेता जिनका नाम था सुनीलम, डॉक्टर सुनीलम, जो एक्स एमएलए मध्य प्रदेश में थे, उनको बकायदे कन्विक्ट किया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। लेकिन जिन लोगों ने मुल्तई कांड के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका बाल बांका नहीं हुआ। इस कांड में भी यही होगा। मेरा यकीन है भारत की जो स्थिति है, हमारे देश की, समाज की, यहां के गरीब किसान जो मारे गए हैं, उन्हीं के बीच से कुछ लोगों को बाकायदा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और जो वास्तविक अपराधी हैं उनको बचा लिया जाएगा। ये मुल्तई का रिपीट होगा। इस आशंका को आपकी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में कम से कम निर्मूल करे, ये जरूर देखा जाना चाहिए। और जैसे कि उस वक्त हुआ था, उस वक्त करीब 24 किसान मारे गए थे। 19 साल पहले की यह घटना है उर्मिला जी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 1998 की बात है। हाँ, उस वक्त 24 किसान मारे गए थे, लगभग सीन यही था। और उसके बाद दिग्विजय सिंह को कभी सत्ता का सुख नहीं मिल पाया। और क्या लगता है कि इस बार भी किसानों को नाराज करना भारी पड़ेगा क्या बीजेपी के लिए? और अगर मैं सवाल सीधे बीजेपी से करना चाहूं, खासतौर पे जो सिरोही साहब हैं, सिरोही साहब आप क्या श्योर कर रहे हैं कि आज देश का किसान बहुत नाराज है? सिर्फ नाराजगी एक मंदसौर को लेकर नहीं है, लगातार वो नाराज है। आप लोगों ने पहले वादा किया कि हम 1.5 गुना, इलेक्शन के पहले वादा किया कि आपकी लागत के 1.5 गुना देंगे, वो हुआ नहीं। फिर आपने जैसे ही यूपी में कर्ज माफी की तो बाकी लोग, क्योंकि ये परेशान थे, उनको लगा कि वादा भी किया था, अब कर्ज माफी की शुरुआत हो गई है तो हमारा नंबर भी आएगा। उनका नंबर कभी आएगा कि नहीं आएगा, खाली बता दीजिए आप। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अक्टूबर तक किसानों के कर्जे पे पूरा जांच पड़ताल करके और जो जरूरतमंद है उनका कर्जा माफ करेंगे। मैं ये कहता हूं कि देश के तमाम किसान जितने भी हैं और जितना उनके ऊपर कर्जा है, वो लंबे समय की सरकार की जो भी नीतियां हैं उनके कारण है, किसानों की नीयत खराब होने के कारण नहीं है। बहुत मेरा स्पष्ट है, मेरा कमिटमेंट सबसे पहले किसान के लिए है, उसके बाद विचारधारा के लिए है। तो हम चाहते हैं कि किसान को कर्ज से मुक्त होना चाहिए और करना ही चाहिए सरकार को, किसी की भी सरकार हो। और हमने वादा किया था किसान को लाभकारी मूल्य देना चाहिए। मैं अपने अंदर बैठ के भी कहता हूं कि किसान को लाभकारी मूल्य देना चाहिए। अभी तो एमएसपी नहीं मिल रहा है पूरे देश में, किसी एक सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और जहां तक राहुल जी कह रहे थे ना, उसमें बयान, मुझे टिप्पणी ज्यादा उसमें नहीं करना है। एक मिनट सुन लीजिए, उन्होंने जो कहा है कि 1.5 लाख कॉर्पोरेट का माफ किया है, जो
नहीं सुनिए, कांग्रेस के समय में 12 से 13, 13 से 14, 12 से 13, 13 से 14 में किसने माफ किया? किसकी सरकार थी उस वक्त? उर्मिलेश जी सबसे ज्यादा जानते। ठीक है, एक बार अफजल जी के पास चलता हूं, एक बार अफजल जी के पास चलता हूं। माफ कीजिएगा, वक्त की बहुत कमी है। अफजल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक बात कही कि ठीक है, किसान बहुत दिन से दुर्दशा का शिकार है और वक्त है कि देश के सारे किसानों को एकजुट होना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, ये आपका मानना था। कोई और सजेशन आपके पास है क्या कि इस वक्त क्या किया जाए कि मामला और ना भड़के? क्योंकि किसान जो परेशान होता है, जो पीड़ित होता है, वो इमोशनल भी होता है, वो इमोशनल है आज की डेट में, और ये डर है कि इस इमोशन में वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल का मोहरा बनेगा और नुकसान सिर्फ किसानों का होगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन किसान को एकजुटता का मतलब यही था कि उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए सब एक हो, सरकार पे एक दबाव बनाया जाए, और विपक्ष की भी जितनी भी पार्टियां हैं वो मतलब पॉलिटिक्स ना करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस, एक बात फिर कहना चाहूंगा, मुझे अफसोस आता है देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर जो है जंतर मंतर पे है। मैंने उस वक्त देखा जब आप तमिलनाडु और साउथ के जो किसान आए थे, नंगे होकर अपने पेशाबों को पी रहे थे। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा? और हमारे लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। और बेचारे वापस चले गए, वो भी अपने जो है वो स्कल खोपड़ी ले लेके आके बैठे हुए थे। इस देश के किसानों की ये दुर्दशा है। इससे ज्यादा बयान करने की हम लोग को जरूरत मीडिया ने दिखाया भी था। तो ये इस पे एक्शन लेना चाहिए। सरकार जो वादा की हुई है कि किसानों के मुतालिक से उसको एज सुन उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। हालांकि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर शरद यादव भी शायद गए हुए हैं वहाँ मध्य प्रदेश में, तो सब मिलजुल के चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो और हिंसात्मक ना हो, और ये सब मिलके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आखिरी 30 सेकंड अमरनाथ जी आपके पास है, इसके बाद चर्चा को समेटना होगा। देखिए नरेश जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार किसान विरोधी है, इसकी सारी नीतियां किसान विरोधी हैं। आज तक जितने इन्होंने कार्रवाई की, बाकायदा झूठ बोला है, किसानों की हत्या करने के बाद झूठ बोला है। आज अगर राहुल जी वहां पहुंचे हैं तो उनको उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि वो 3 लोग होते हैं, उसमें धारा 144 भी नहीं लगती है। आज अपने देश में मूवमेंट बंद है, हम किस स्थिति में जा रहे हैं? ये कौन सी राजनीति हो रही है? इस बात को देखना पड़ेगा। प्रताड़ित लोगों को हम अगर नहीं मिल पाएंगे तो हमारा राजनीति करने का मकसद क्या है? बिल्कुल, जिस राज्य में किसानों को गोली मार दी जाती है, उनको किसान विरोधी तो कहा ही जाएगा। लेकिन सच ये है कि इस देश में जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किसानों के बारे में सोचने वाली सरकार तो कोई इस तरह से ध्यान में नहीं आती। अगर ऐसा हुआ होता, अगर किसी ने इनकी सुध ली होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि वो सिर्फ बादलों के भरोसे रहते हैं और हर बार कर्ज में डूब जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आखिर में कुछ आंकड़े मैं दर्शकों के लिए छोड़ जाता हूं, जरूर इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। NSSO यानी सरकारी आंकड़ा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहता है कि इस देश में किसान 6,426 रुपए हर महीने कमाता है, यानी हर रोज 107 रुपए की कमाई उसकी होती है। जबकि देश में जो न्यूनतम आय का जो फार्मूला है वो 160 रुपए का है, यानी न्यूनतम आय 160 है, किसान इस देश में 107 रुपए कमाता है। और 7वें वेतन आयोग के बाद इस देश में एक चपरासी भी 18,000 रुपए कम से कम कमाता है, यानी किसान से 3 गुना ज्यादा चपरासी अगर कमाता है और फिर आप उसे भारत भाग्य विधाता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, तो वो नाराज होगा। इस बार अगर आपने मामले को दबा दिया तो फिर पहले तमिलनाडु देखा, अब मंदसौर दिखा, बाद में कहीं और दिखेगा। मामले की जड़ में जाना जरूरी है। किसानों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये देश सुपर पावर नहीं बन पाएगा। नमस्कार।